स्वामी जी, अब एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ जो ओशो के साथ लिंक करी जाती है, उनके व्यूज़, उनका ओपिनियन, उनकी बातें सेक्सुअलिटी को लेकर। सेक्स आज भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है। कोई इस वर्ड को भी ओपनली बोलना पसंद नहीं करता। इसके बारे में डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात। उस वक्त पे बैक इन 1900s ओशो जितना ओपनली इस चीज़ के बारे में बात करते थे, सेक्सुअलिटी को लेकर, सेक्स को लेकर वो जितना ओपन थे, लोगों को वो चीज़ भी सही नहीं लगी। कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट्स ने जब एक रजनीशपुरम का टूर किया, वो गए रजनीशपुरम के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर खुद भी देखी जिसको लेकर बाद में उनके आर्टिकल्स भी आए, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं ओशो को गलत कहा गया, बट स्टिल वो अपनी उन्हीं बातों पे स्टिक्ड रहे। तो ये उस वक्त पे क्या था, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं कि उनका ये जो व्यू था सेक्सुअलिटी को लेकर, जिसको लोग इतना सही नहीं मानते लेकिन उनके हिसाब से ठीक था? देखिए, ओशो स्वतंत्रता का और प्रेम का सम्मान करते हैं, है ना। इसको दूसरे ढंग से थोड़ा देखिएगा। ओशो की जो प्रसिद्ध किताब है संभोग से समाधि की ओर, उसका जब पहला प्रवचन हुआ था वह प्रेम के ऊपर था, सेक्स के ऊपर नहीं था। उस समय ओशो जबलपुर में रहते थे। वो बम्बई में जब वो प्रवचन दे के आए प्रेम के ऊपर, है ना, जब वो 1 महीने बाद लौट के गए तो पता चला उनकी खूब बदनामी हो गई। अखबारों में, पत्रिकाओं में सब लोगों ने उसको सेक्स के ऊपर प्रवचन बताया। जब ओशो ने कहा इतनी गलतफहमियां फैल गई हैं तो अब अच्छा है इस विषय पे फिर विस्तार से बात ही हो जाए सेक्स के ऊपर। तो पहला प्रवचन तो प्रेम के ऊपर था, फिर 4 प्रवचन जो हुए हैं वो उन गलतफहमियों को मिटाने के लिए ओशो ने कहे सेक्स के बारे में, और उन्होंने बताया कि सेक्स का उपयोग मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए किया जा सकता है। भगवान शिव हुए हैं लगभग 7,500 या 10,000 साल पहले, और देवी पार्वती को उन्होंने जो ध्यान की विधियां दी हैं, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। उस में 3 विधियां सेक्स से संबंधित हैं। अन्य विधियां हैं, सांस के बारे में है, भोजन के बारे में है, उठने बैठने के बारे में है। 112 विधियां हैं टोटल। नाथ श्रवण के बारे में है, भीतर प्रकाश दर्शन के बारे में है, 112 विधियां। 3 विधियां सेक्स के बारे में है कि सेक्सुअल एक्ट को भी होश के साथ, दृष्टा भाव और साक्षी भाव साथ के जस्ट एज ए विटनेस किया जाए तो उसमें भी ध्यानस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। ये भगवान शिव की खोज है, ये ओशो का मौलिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्लीज रिमेंबर, है ना। और चूंकि विज्ञान भैरव तंत्र में उसका उल्लेख है, और तंत्र की परंपरा हमारे देश में सदियों सदियों से रही है। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर, कभी विशालकाय मंदिर थे, है ना। और यह तंत्र परंपरा एक बहुत सुप्रसिद्ध परंपरा थी कि प्रेम के माध्यम से भी ध्यान में डूबा जा सकता है, समाधिस्थ हो सकते हैं, और शायद यह अन्य विधियों की तुलना में ज़्यादा सरल है। लेकिन उस जमाने के लोग सहज थे, सरल थे, स्वाभाविक थे, नैसर्गिक थे। कालांतर में जब भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, खासकर मुगल आए, वे सेक्सुअली सप्रेस्ड थे जी। वो अपनी स्त्रियों को बुर्के में ढांक कर रख रहे थे। भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा। आप पुराने कोई भी वेद पढ़ें या उपनिषद पढ़ें, उसमें उपनिषद के ऋषि भी शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, गुरुकुल में रहते हैं। भारत में सेक्स कभी भी सप्रेस्ड नहीं था, टैबू नहीं था जी। आप हिंदू धर्म के पुराने हिसाब को देखें तो हाँ, लेकिन कालांतर में हो गया, विशेषकर मुगलों के आक्रमण के बाद। ये जो अरब कंट्रीज से लोग आए, ये सेक्सुअली सप्रेस्ड थे, और यहाँ उन्होंने जब स्त्रियों को देखा खुले आए तो उन्होंने फिर हमला शुरू कर। उनके हाथ में ताकत थी, उनके हाथ में तलवार थी, उनका शासक था, उनका राजा था। फिर यहाँ के लोगों को अपनी बेटी बहुओं को बचाने के लिए उनको पर्दा प्रथा में लाना पड़ा। ये भारत की मूल परंपरा नहीं है जी। अपनी स्त्रियों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। तो धीरे 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 भारत में सेक्स सप्रेशन आया, और ध्यान की विधियों में जब छोटी छोटी चीज़ को ध्यान की विधि बना लिया गया कि स्नान कैसे करो कि ज़्यादा होशपूर्ण हो जाओ, कि स्वाद कैसे लो कि होशपूर्ण हो जाओ, कि सांस कैसे लो कि वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाए, देखो कैसे, सुनो कैसे, सुगंध कैसे लो। जब हर चीज़ को बना लिया गया ध्यान का एक उपाय, तो स्वाभाविक रूप से प्रेम की प्रक्रिया को भी ध्यान का उपाय बनाया जाएगा जी। तो विज्ञान भैरव तंत्र में वह बात इंक्लूड है, और ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र के इस सूत्र की विस्तृत चर्चा की 4 प्रवचनों में। इसके अलावा जब उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र पर 80 प्रवचन दिए जी, तो उसमें इन 3 विधियों की पुनः अंग्रेजी में चर्चा है जी। आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कहीं भी
सेक्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि सेक्स एक बीज है, अगर वह अंकुरित हो जाए तो प्रेम बन जाएगा, और अगर वह पुष्पित पल्लवित हो जाए, वृक्ष बन जाए बड़ा, तो वह प्रार्थना बन जाएगा, वह दिव्यता और भगवत्ता में जाने का द्वार बन जाएगा। हमारी जो जीवन ऊर्जा है, बजाय उसे सेक्सुअल एनर्जी कहने के हम लाइफ एनर्जी कहें, क्योंकि कंडेमनेटरी लेवल लगा देने से फिर हम उसके प्रति सजग नहीं हो पाते। अगर किसी व्यक्ति के मन में काम के प्रति घृणा है, नफरत है, आलोचना है, निंदा है, तो फिर वो सेल्फ कंडमनेशन से और गिल्ट फीलिंग से भर जाएगा, वह ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता। ध्यानपूर्ण होने का मतलब होशपूर्ण। तो हम जिस चीज़ की निंदा करते हैं, एक दूसरा उदाहरण, मान लो मैं क्रोध को गलत मानता हूँ, क्रोध नहीं होना चाहिए, खराब चीज़ है, पाप है, नहीं होनी चाहिए। जब मेरे भीतर क्रोध उठेगा, मैं उसको होशपूर्वक नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक धारणा बना के बैठा हूं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए मेरे भीतर क्रोध, ये अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। तब क्या होगा, मेरा वह क्रोध अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में छिप जाएगा, मेरे सामने वो प्रकट नहीं होगा, वो छिपा रहेगा, सप्रेस्ड एनर्जी हो जाएगी, और मौका देखकर कभी भी ये क्रोध फिर भड़क जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि मैं उसके प्रति होशपूर्ण नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैं निंदा के भाव से भरा हूं, मैं उसको देख नहीं सकता। तो किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, उसके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा। नो कंडमनेशन, नो अप्रिशिएशन, जस्ट बी ए विटनेस, ए वाचर, निष्पक्ष होकर देखो। अगर मैं अपने भीतर के क्रोध को, जब मैं भड़क गया हूँ, उस समय अचानक मैं रुक जाऊँ और देखूँ, तो एक अद्भुत दर्शन होता है कि मेरे भीतर की वो उत्तेजना वाली स्थिति क्या है। अपने भीतर एक नरक, हम कहते हैं ना क्रोध में जलना भुनना, वास्तव में अग्नि जल रही है भीतर गुस्सा की। एक बार मैंने अपने आप को देख लिया वैसा जलते भुनते, फिर दोबारा उस अग्नि में हाथ नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि आग में हाथ जलता है, क्या मैं दोबारा आग में हाथ डालूंगा? है ना, कभी नहीं डालूंगा, है ना। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की काम वासना की ऊर्जा को देख लेता है, होशपूर्वक पूरे होशो हवास में ऑब्जर्व करता है, उसकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वह प्रेम बन जाती है। काम वासना में उसका रस कम हो जाएगा, वो ज़्यादा हृदयपूर्ण हो जाएगा, सॉफ्ट इमोशन वाला हो जाएगा, ज़्यादा प्रेमपूर्ण करुणावान हो जाएगा, और भी आगे जाए ऊर्जा विकसित होती है, सहस्त्रार पर पहुंचती है, तब समाधि फलित होती है। तो हमारे अगर 3 केंद्र मुख्य समझ लें, एक नीचे का केंद्र है काम केंद्र, एक मध्य में है हृदय प्रेम का केंद्र, और एक ऊपर है ध्यान की परम अवस्था समाधि का केंद्र। तो ऊर्जा वही है जो नीचे से ऊपर जाएगी, ऊर्ध्वगमन करेगी, वही सहस्त्रदल कमल में खिल जाएगी और समाधि बन जाएगी। जब ओशो कह रहे हैं समाधि, संभोग से समाधि की ओर, इसको आप दूसरे शब्दावली में रखिए। अगर मैं कहूँ गरीबी से अमीरी की ओर, तो बताइए मैं गरीबी के पक्ष में हूँ कि अमीरी के पक्ष में? अमीरी के पक्ष में हूँ। अगर मैं कहूँ अशिक्षा से शिक्षा की ओर, गांव से शहर की ओर, आदिवासी से सभ्यता की ओर, तो किसके पक्ष में हूँ? सभ्यता के पक्ष में हूँ, संस्कृति के पक्ष में हूँ, है ना। वहां से मूव करना है, ठीक है। अभी हम हैं वहां, लेकिन हमें जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, ऊपर की वाली बात है। मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी से कहूँ कि बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, किताब का टाइटल है, इससे आप क्या गलतफहमी लगाएंगे? मैं बीमारी के पक्ष में हूँ, बीमारी भड़का रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि बीमारी क्या है और कैसे स्वस्थ हुआ जाए, स्वास्थ्य का उपाय बताऊंगा। ठीक ऐसे ही संभोग से समाधि की ओर किताब है। सेक्स हमारी वस्तु स्थिति है, प्रकृति ने हमको दी है वह शक्ति, वहाँ हम हैं, इसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। हाँ, इससे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का उपाय ध्यान की प्रक्रिया है, हम उसके प्रति सजग हों। इतनी छोटी सी बात है, अब इसमें कोई कितना ही कन्फ्यूजन खड़ा कर ले, गलतफहमियां फैला दे। दूसरी बात आपने अमेरिका की पूछी है। देखिए, अमेरिका में वहाँ के आज के कल्चर में एक सामान्य सी बात है, नदियों के किनारे, सागर तट पर, झीलों के किनारे न्यूडिस्ट क्लब होते हैं। शहर में भी होते हैं न्यूडिस्ट क्लब, जहाँ लोग नग्न रहते हैं, स्त्री पुरुष सभी, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, है ना। और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, वो किसी को दिखावा नहीं कर रहा, कोई एग्जीबिशन नहीं कर रहा है, लेकिन एक भवन के अंदर, एक क्लब के अंदर, है ना, एक रिजर्व्ड एरिया में उनका अधिकार है अपनी मर्जी से, अगर कोई नग्न हो रहा है तो अमेरिका में एक सामान्य सी बात है। रजनीशपुरम अमेरिका का हिस्सा था, वहीं के कल्चर में बड़ा हुआ था, नेचुरली वहाँ की जो चीज़ें थी वहाँ पर भी थी। तो वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी झील बनाई गई थी। एक झील का नाम था कृष्णमूर्ति लेक,
दूसरी का नाम था पतंजलि झील, है ना। और इन झीलों के किनारे न्यूड क्लब वाला एरिया चुना गया था। स्पेशल वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता था, जो उसमें स्वेच्छा से जाना चाहता है, केवल वही लोग जा सकते थे। तो लोग छुट्टी के समय एंजॉय करते थे, कुछ लोग जिनको शौक है। मैं तो कभी नहीं गया, मुझे नहीं पता वहाँ के बारे में। यहाँ तक कि कोई पत्रकार भी अगर आता था तो उसको एक शर्त पर जाने देते थे कि भाई वहाँ की शर्त है न्यूड होकर ही जाना है, तो आपको भी न्यूड होकर जाना होगा। भारत से भी एक पत्रकार गए थे, इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक उस समय के, है ना। तो उनको भी वही शर्त रखी गई थी, वो गए थे वो अपना कैमरा लेके। उस शर्त के अंदर, उस क्लब के अंदर, उसकी पॉलिसी के तहत जाना होगा। किसी क्लब की पॉलिसी होती है कि रेड टाई पहनना है, तो सब लोग रेड टाई पहनते फॉलो करते हैं। कहीं पे कि आज ब्लू जीन्स पहन के आना है, तो उस पार्टी में सब लोग ब्लू जीन्स पहन के आएंगे। ठीक ऐसे न्यूडिस्ट क्लब है, ये एक सामान्य सी बात है ना। भारत में ऐसा नहीं है, तो हमको बहुत असामान्य बात लगती है। लेकिन अमेरिका में तो ये सामान्य बात है, साधारण सी बात है, नई बात नहीं है ना। तो उसको साधारण एक घटना समझे जाए, कोई विशेष बात तो कुछ भी नहीं थी।